Join Real Concept Institute. This is #1 institute for entrance test preparation. Here you can prepare for BBA, BCom, Law, PCA, and various entrance exam. Join us today and get 25% discount. Call us 9899382196. नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और क्लास आज हम करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 1 का एक चैप्टर रिवाइज जिसका नाम है यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। देखो क्लास सिंपल सी बात है, यूएन के बारे में आप सभी जानते हैं। यूएन क्या है? यूएन एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। सो ये कब बना था? देखो मेनली पहली बात हम पढ़ते हैं इसको, कब बना था ये। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था लीग ऑफ नेशंस। इसका मेन काम था पीस को एस्टैब्लिश करना और पूरे वर्ल्ड को सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने से रोक देना। लेकिन लीग ऑफ नेशंस अपने काम को फुलफिल नहीं कर पाया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ख़त्म हुआ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ, तब हमारे सामने आता है यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। तो इसके बाद आया है ये, यानी कि हम बोल सकते हैं कि यूएन वाज फाउंडेड एज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशन। फाइन। अब यूएन के बात की जाए तो यूएन कब बनाया गया था? यूएन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 24 अक्टूबर 1945। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बिल्कुल बाद ही जो है आपका वो यूएन बनाया गया। किसने बनाया था? 51 स्टेट्स ने इसको बनाया था। कैसे बनाया था? यूएन चार्टर पे साइन करके, ठीक है। इंडिया ने यूएन को ज्वाइन किया था 30 अक्टूबर को। फाइन क्लास। नाउ द क्वेश्चन इज कि इसके एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, यानी कि जो हमने बनाया गया था आपका यूएन, तो यूएन के एम एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो हम क्या बोलेंगे इसका? देखो मेन काम क्या है? इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकना, तो झगड़े हो रहे हैं लोगों कंट्रीज के उसको रोकना, एंड टू फैसिलिटेट कोऑपरेशन अमंग स्टेट, राज्यों के बीच में कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को स्टार्ट करवाना आपका ये। साथ ही साथ टू स्टॉप कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन स्टेट, झगड़े जो है उनको रोकना, ठीक है। और अगर सिंपल सी बात है कि दो कंट्रीज उनकी वॉर को रोकना, और अगर वॉर हो जाता है तो उस वॉर में जो लोग मारे जाते हैं या उस वॉर में जो होता नुकसान उसको कम से कम कर देना। 2011 तक यूएन में 193 मेंबर स्टेट्स थे जनरल असेंबली में। इन जितने मेंबर्स हैं इन सबके पास में अपने के पास में दे आर हैविंग 1 वोट ईच। फाइन क्लास। तो ये तो हो गया क्या? ये तो हो चुका है आपका बेसिक आपका ये। अब थोड़ा सा हम लोग यूएन के बात करते हैं, थोड़े से ऑर्गन की बात करते हैं। तो यूएन का जो मेन सबसे बड़ा ऑर्गन है वो है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है। और यूएन की बात की जाए तो यूएन में 2 तरह के होते हैं मेंबर्स, एक होते हैं परमानेंट, एक होते हैं नॉन परमानेंट। जो परमानेंट है वो 5 है, जो नॉन परमानेंट है वो 10 है। ये 5 शुरू से लेकर अब तक 5 ही हैं। और जो नॉन होते हैं परमानेंट, मतलब जो होते हैं टेम्प्रेरी मेंबर्स होते हैं, ये हर 2 साल के बाद आपके जो है वो चेंज होते रहते हैं, ठीक है। अगर हम देखें तो इस टाइम पे जो मुखिया हैं, जो हेड हैं, वो कौन है? वो है उसके यूएनएससी के, वो हैं एंटोनियो गुटेरस, ठीक है। ये पीएम है, पुर्तगाल के आपके पीएम है। सो ये तो हमारा हो चुका है, बिल्कुल बेसिक हमने पढ़ लिया है। 1 मार्कर्स आपसे यहाँ पे पूछ सकते हैं कि कब फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, ऑब्जेक्टिव क्या थे। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं यूएन की बात करते हैं। देखो आप सभी जानते हो यार कि हर किसी चीज़ को रिफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है, इम्प्रूवमेंट्स की जो है वो ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे ये पढ़ने वाले हैं कि यूएन को किस तरह के रिफॉर्म्स चाहिए, ठीक है ना। व्हाट आर द रिफॉर्म्स दैट यूएन वांटेड, उसको क्या रिफॉर्म्स चाहिए। सो देखो रिफॉर्म्स और इम्प्रूवमेंट बड़े ज़रूरी हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है ना, क्योंकि जो माहौल है, जो एनवायरनमेंट है, इट कीप ऑन चेंजिंग। और वैसे ही जो यूएन है वो कोई वो तो है नहीं, यूएन जो है कोई एक तरह से एक्सेप्शन नहीं है, सबको रिफॉर्म्स चाहिए। तो हम 2 रिफॉर्म्स देखने वाले हैं कि 2 रिफॉर्म्स चाहिए यूएन को। तो कौन से रिफॉर्म्स हैं? पहला रिफॉर्म जो वो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, यानी कि जो ढांचा है इसका, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल में 5 मेंबर्स परमानेंट है और 10 आपके नॉन परमानेंट है। तो जो ढांचा है ये, इसके ऊपर सवाल उठते हैं बार बार। और दूसरा, अ रिव्यू ऑफ द इश्यूज दैट फॉल विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कि जितनी भी इस ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी संस्था है यूएन,
इसके अंडर जितने भी इश्यूज आते हैं उन सबको रिव्यू करना एक बार, कि जो फैसले हो रहे हैं क्या वो फैसले सही हैं, क्या वो जो फैसले हैं वो ट्रांसपेरेंट है, क्या उनमें कोई वन साइडेड रूल तो नहीं हो रहा है। ये अब सिंपल सी बात है कि हमने पढ़ लिया रिफॉर्म्स चाहिए, हमने पढ़ लिया क्या रिफॉर्म्स चाहिए। अब रिफॉर्म्स चाहिए तो क्यों रिफॉर्म्स चाहिए, वाई डू वी नीड रिफॉर्म्स। तो रिफॉर्म्स चाहिए इसलिए क्योंकि यूएन रिमेन अनरिप्रेजेंटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय सेवरल कंट्रीज। बहुत सी कंट्रीज ने यूएन को रिप्रेजेंट नहीं किया है, इसलिए कुछ ऐसे बने प्रावधान, कुछ ऐसे बने आपके प्रोविज़न जिससे यूएन को बहुत से लोग जो है वो कर सके, प्रेजेंट कर सके। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसा कोई रीज़न नहीं है, देयर सीम्स टू बी नो वैलिड रीज़न व्हाई सिक्योरिटी काउंसिल हैव 5 सेम परमानेंट मेंबर्स। ये 5 लोग ही क्यों हैं। 1945 से लेके 2020 तक पूरे वर्ल्ड में इतने बदलाव हो गए, लेकिन ये नहीं बदला, तो क्यों नहीं बदला। एंड थर्ड पॉइंट क्या आता है आपका, वीटो पावर। क्या क्लास आपकी ये, वीटो पावर। ये क्या है, ये हम पढ़ेंगे आप आगे चल के कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वीटो पावर। ये जो पावर है ना, ये बहुत बड़ा एक तरह का हिंड्रेंस है, ठीक है ना, ये रुकावट डालती है कामों के अंदर काफ़ी। तो ये रीजंस हैं रिफॉर्म्स करने के। एंड क्लास ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन आपका ये। अगला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बहुत ज़रूरी आ सकता है वो है कि जब कोल्ड वॉर का एंड हुआ तो पूरे वर्ल्ड में क्या क्या बदलाव आ गए थे। ठीक है ना, कोल्ड वॉर के एंड के बाद पूरे वर्ल्ड में क्या क्या बदलाव आए। तो पहला बदलाव क्या था, यूएसएसआर वाज कोलैप्स्ड, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था। यूएस जो है एक स्ट्रॉन्गेस्ट पावर के रूप में पूरे वर्ल्ड के सामने आया। जो यूएस और रशिया के रिलेशन है वो कैसे हैं, वो अब काफ़ी कोऑपरेटिव है, पहले नहीं थे। ठीक है, चाइना और इंडिया की जो इकोनॉमीज़ हैं वो काफ़ी फास्ट ग्रो कर रही हैं और अपना आप को एक ग्रेट पावर के रूप में बता रही हैं। ठीक है, साथ ही साथ एशिया की जो इकोनॉमी भी वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से आगे अपनी ग्रोथ कर रही हैं। बहुत सी नई कंट्रीज़ ने जो है वो यूएन को ज्वाइन कर लिया है। और एक और चीज़, पहले हमको सिर्फ खतरा था वर्ल्ड वॉर से, अब हमारे सामने आ चुका है जेनोसाइड, सिविल वॉर, टेररिज्म एंड ग्लोबल वार्मिंग। इन सब में सबसे खतरनाक जो है वो टेररिज्म है। ठीक है ना, जो आप देख ही पा रहे हैं इसके अंदर आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ साथ जनरल असेंबली के ऊपर भी आपका बनता है सवाल। ठीक है, सो क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि व्हाट आर द 3 कंप्लेंट्स दैट द रेजोल्यूशन रिफ्लेक्ट। ठीक है ना, रेजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली ओवर द रिफॉर्म्स ऑफ द यूएन। अब रिफॉर्म्स तो चाहिए और रिफॉर्म्स के साथ साथ 3 कंप्लेंट्स भी सामने आती हैं यूएन के बारे में। वो 3 कंप्लेंट्स क्या हैं, ठीक है ना, जनरल असेंबली 1922 में मीटिंग करती है और उस मीटिंग में 3 कंप्लेंट सामने आती हैं, उन रिफॉर्म्स की नीड बताते हैं लोग कि क्या कंप्लेंट थी। तो पहली जो कंप्लेंट आती है वो कंप्लेंट आपके यहाँ पे ये आती है कि द सिक्योरिटी काउंसिल नो लॉन्गर रिप्रेजेंट्स कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल रियलिटीज़। जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो सच्चाई को, वो जो असलियत है उसको शो नहीं करता, वो उसको रिप्रेजेंट ही नहीं करता है। ठीक है ना, सिक्योरिटी काउंसिल के जो फैसले होते हैं ना, जितने भी उसने दिए फैसले, वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न वैल्यूज़ को करते हैं रिप्रेजेंट, और उसके जो फैसले होते हैं वो सिर्फ कुछ फ्यू पावर्स के द्वारा जो है वो डोमिनेट किए यहाँ पे आपके जाते हैं। देख रहे हो, 2 पॉइंट्स आपके। थर्ड पॉइंट आपका आता है इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। यानी कि देखो पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये यूएस है, ये ब्रिटेन है, ये फ्रांस है, ये 3 पावर्स यहाँ से, एक चाइना और एक रशिया। बस क्या पूरे वर्ल्ड को रिप्रेजेंट कर पा रहा है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इट मीन्स इट लैक्स इक्विटेबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये भी एक समस्या की बात है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसी कारणों से यही 3 कंप्लेंट्स थी और इन्हीं कंप्लेंट्स के बाद में देखा गया कि भाई वहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल को जो है वो रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि अगर किसी कंट्री को बनना है मेंबर, किसी कंट्री को परमानेंट या फिर नॉन परमानेंट मेंबर बनना है सिक्योरिटी काउंसिल का, तो उस कंट्री के पास क्या क्या, मतलब व्हाट इज़ द क्राइटेरिया। ठीक है ना, मैंने बोला वोट करने के लिए आपको 18+ का होना ज़रूरी है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, तो इसका क्राइटेरिया बेटा आप यहाँ पे आता है कि एक कंट्री एक मेजर इकोनॉमिक पावर होनी चाहिए, एक कंट्री के पास मेजर मिलिट्री पावर होनी
चाहिए। एक कंट्री जो है वो यूएन के बजट में एक अच्छी तरह से कंट्रीब्यूट, यानी कि वो कहते हैं ना वो आपका मंथली कुछ या ईयरली कुछ आपको देना चाहिए, कुछ डोनेशंस आपको देनी, अगर दी है आपने तो आप मतलब एलिजिबल हो उसके उसके मेंबरशिप के लिए यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल की। नेक्स्ट, एक ऐसा नेशन जिसकी पॉपुलेशन भी काफ़ी अच्छी हो, एक ऐसा नेशन जो डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को जो है ना वो रिप्रेजेंट करता हो, और एक ऐसी कंट्री जो काउंसिल को मोर रिप्रेजेंटेटिव पूरे वर्ल्ड की जो डाइवर्सिटी है जोग्राफिकली, इकोनॉमिकली, उन सबको देख के वो चले आ गई है। अगर ये सब बातें हैं कंट्री के पास तो वो सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट या फिर परमानेंट मेंबर जो आपका वो बन सकता है। अब ये सब बातें जो हैं वो कैसे हैं कैसे नहीं है ये आपको बताइए, ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में भी आ सकता है। डन क्लास। तो यहाँ तक हमारा ये पार्ट 1 है। इस चैप्टर की अच्छी बात ये है कि यहाँ पे सवाल जो पूछते हैं वो पूछते हैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस, दे विल नॉट आस्क यू इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, दे विल आस्क यू डायरेक्ट क्वेश्चंस। डन। सो ये हमारा हो चुका है यहाँ तक। बहुत जल्द मिलेंगे आपसे हम लोग अपनी पार्ट नंबर 2 में। थैंक यू सो मच।